गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। हमने गत वीडियोज़ में भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल के बारे में अध्ययन किया, भूगोल के बारे में समझा। क्योंकि छात्रों, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस धरातल पर हम रहते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी लेना नितांत आवश्यक है। इसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी। आपने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानने की चेष्टा की होगी, जानते भी होंगे कि हमारी पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, ये पृथ्वी कहाँ से आई, पृथ्वी गोल क्यों है, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, आदि अनगिनत जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने की आपको बहुत इच्छाएं होती होंगी। आपने भूगोल विषय का जो चयन किया है, इस संदर्भ में आपको इस पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे जैसे आप उत्तरोत्तर कक्षाओं में जाते जाएंगे, पृथ्वी को विस्तार से समझने में आपको सहायता मिलेगी। इसी कड़ी में हम आज पृथ्वी के बारे में कुछ जानने की चेष्टा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास किस क्रम में हुआ। बच्चों, हमारे ब्रह्मांड जो एक रहस्य है, इस ब्रह्मांड का न कोई छोर है न कोई ओर है, यानी ये अनंत ब्रह्मांड है। और इस अनंत ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं, अनेकों तारे, असंख्य तारे से आप कह सकते हैं, अनेकों पृथ्वियां, अनेकों ग्रह, अनेकों उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूलकण, एक विशाल मात्रा में जिसकी कोई आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इतनी मात्रा में ग्रह नक्षत्र वगैरह इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इस ब्रह्मांड का प्रतिदिन विस्तार हो रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है, इसके और क्षमता किसी को पता नहीं। तो इसी क्रम में हम पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। तो छात्रों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने से पहले हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अपने मतानुसार कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि हमारी पृथ्वी का उद्भव या विकास इस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में लगभग सभी भूगोलवेता एकमत नहीं है। सबने अपने अपने मतानुसार अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो कुछ विद्वानों ने इन सिद्धांतों को 3 मुख्य परिकल्पनाओं में विभाजित कर दिया है और उसके आधार पर फिर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन किया है। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला एक कारक सिद्धांत या परिकल्पना, इसे 1 स्टार हाइपोथेसिस कहा गया है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक तारे के द्वारा मानी गई हो, ऐसे सिद्धांत को
एक तारक सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा है द्वैतारक। परिकल्पना या सिद्धांत इसे बिनारी या टू स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है। बिनारी हाइपोथेसिस या टू स्टार यानी पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से, पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से दो स्टार से हुई है, ऐसा माना जाता है। ऐसी जो परिकल्पनाएं हैं इनको द्वितारक परिकल्पना कहा जाता है। और तीसरी और अंतिम जो परिकल्पना है यह है बहुतारक परिकल्पना, यानी मल्टी स्टार्स हाइपोथेसिस। जिसकी यानी पृथ्वी की उत्पत्ति अनेक तारों के माध्यम से हुई, यानी दो से अधिक तारे मिलकर के हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति करते हो। इस प्रकार की जो परिकल्पना या सिद्धांतों से बहुतारक कहा जाता है। इन तीन ही परिकल्पनाओं में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे तो अनेक विद्वानों ने इनका अपने अपने मतानुसार सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, लेकिन इनमें हम क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें केवल संक्षिप्त वर्णन इसका दिया गया, आगे की जो स्नातकोत्तर या जो स्नातक कक्षाएं हैं उसमें इसका विस्तार से अध्ययन है, तो वहाँ पर आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे। जहाँ आपको संक्षिप्त रूप में केवल एक एक जो भूगोल रहता है उनकी जो परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में हमें बताएंगे। तो सबसे पहले एक तारक सिद्धांत या एक वन स्टार हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एक तारक यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक तारे से मानी गई हो उसे वन स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है। ऐसे एक स्टार जो हाइपोथेसिस है इसका अनेक विद्वानों ने समर्थन किया है, जिसमें फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास, इमैनुएल कांट, वारेनियस, हिपेटियस, आदि भूगोल या दार्शनिक इसका समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानी गई है। लाप्लास ने इसमें सबसे पहले अपनी निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। उससे भी पहले इमैनुएल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। तो ये जो दो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं
वायव्य राशि और निहारिका, ये एक तारक सिद्धांत की महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं। इसके बारे में हम कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जिसकी परिकल्पना का प्रतिपादन कांट ने 1755 ईस्वी में सर्वप्रथम किया। किसने किया? इमैनुअल कांट ने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना का प्रस्तुति दी और उसमें उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो वायव्य राशि परिकल्पना क्या है देखते हैं। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जो उन्होंने 1755 में प्रस्तुत की, इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में जो हमारा अंतरिक्ष था, उस अंतरिक्ष में अनेक आद्य कण, इन आद्य कण इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में इधर उधर बिखरे हुए थे। ये आद्य कण इधर उधर बिखरे होने के कारण से कालांतर में ये आद्य कण एक दूसरे से टकराने लगे, इनमें आपस में टकराव होने लगा और इस टकराव के कारण से इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा इस टकराव से इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्तियां बल का प्रादुर्भाव हुआ। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ये जो आद्य कण थे ये एक दूसरे के चिपकने लगे। एक दूसरे के चिपकने से एक तस्वीरनुमा आकृति का निर्माण हुआ। और ये तस्वीरनुमा आकृति अंतरिक्ष में एक पुंज के रूप में, एक सघन पुंज के रूप में विस्तृत हो गई, फैल गई। ये जैसे जैसे इसमें पुंज का निर्माण पिंड के रूप में ये बढ़ी, वैसे वैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई और इसमें अपकेंद्रीय बल की अपकेंद्रीय बल बढ़ गया। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम होने और अपकेंद्रीय बल के बढ़ जाने के कारण से इसके छल्ले बनने लगे और विभिन्न छल्लों में ये टूट करके विखंडित हो गई और कालांतर में इसी विखंडन के कारण से हमारी इस पृथ्वी का ये सौर परिवार का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। इस प्रकार से 1755 में कांट महोदय ने अंतरिक्ष में आद्य कणों की उपस्थिति के द्वारा हमारे सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में बताया कि किस प्रकार से आद्य कण फैले हुए थे। आद्य कणों को टकराने से उनमें संसंदन प्रक्रिया उत्पन्न हुई। संसंदन से एक दूसरे के चिपकने लगे और एक दूसरे के चिपकने से ताप उत्पन्न हुआ। ताप के कारण से ये तस्वीरनुमा आकृति में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण से गुरुत्वाकर्षण बल कम हुआ और अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया, जिसके कारण से छल्ले बनने लगे और छल्लों के कालांतर में यही छल्ले आगे चल करके ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना की प्रस्तुति की। बिना ये वन स्टार जो हाइपोथेसिस है, यानी एक तारक जो परिकल्पना है, इसमें सर्वाधिक सर्वमान्य जो परिकल्पना है ये वायव्य राशि की परिकल्पना को ही माना जाता है। अब हालांकि इसमें कुछ कमियां थी, जिसके संबंध में कांट कौन है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्माण किस प्रकार से हुआ, पहले से जो मौजूद आद्य कण थे उनके बारे में भी कांट महोदय ने कुछ नहीं बताया कि पहले से
आधे कण इस प्रकार से अंतरिक्ष में कहाँ से आए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो एकतारक सिद्धांत में वायवीय राशि परिकल्पना को ही सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे चल करके जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे लाप्लेस महोदय, इन्होंने भी इसी वायवीय राशि परिकल्पना को आधार मान करके अपनी निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो हमने आज इस वीडियो में एक तारक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। एक तारक सिद्धांत में आपने समझा कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अगले वीडियो में हम द्वितारक सिद्धांत के और बहुतारक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।